हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन वर्ल्ड एसपी में। देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर जो था गुरुत्वाकर्षण चैप्टर चल रहा था, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, लेसन जो है 10 चल रहा था। इसमें हमने क्या किया है, इसके 3 पार्ट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अब की टॉपिक जो है ये इसमें दिया है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में हमको पढ़ना है आज। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है किस पे काम करता है, जैसे कि जो पानी का जहाज होता है ये वो पानी पे क्यों तैरता है, कैसे तैरता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत जो है, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, किसके बारे में, उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्प्लावन बल होता क्या है, जब कोई वस्तु होती है ना, अगर किसी वस्तु को हम क्या करें, द्रव में डुबो दें तो क्या हो जाएगा, उसको द्रव में जब डुबोएंगे तो उसके ऊपरी सतह पर जो कोई एक बल लगता है, ठीक है, उसकी ऊपरी सतह पर जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, किसी वस्तु के ऊपरी सतह पर जो बल लगता है, किसी वस्तु के ऊपरी सतह पर जो बल लगता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। समझ गए ना। तो अगर उत्प्लावन बल की डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, उत्प्लावन बल की अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु द्रव में डूबी हुई वस्तु के ऊपरी सतह पर डूबी हुई वस्तु के ऊपरी सतह पर जो बल लगता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, उत्प्लावन बल का मतलब क्या है, देखो, अगर कोई भी हम क्या करें, मान लो ये हमारा ये है, मान लेते हैं कि ये कोई एक टब है, कुछ भी है। ठीक है, इसमें क्या है, इस टब में क्या है, पानी भरा हुआ है, टैंक है, इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे ये पानी भरा हुआ है, तो हम क्या करें, इसमें इस पानी, ये हमारा इसमें क्या है, ये हमारा पानी है। ठीक है, ये पानी है, इसमें हम लोग क्या करें, मान लें एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दें, ये लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। ठीक है, तो लकड़ी के टुकड़े को जब हमने इसमें डाला तो क्या हुआ, लकड़ी का टुकड़ा क्या हुआ, इसके ऊपर देखो, ये पानी के ऊपर क्या करेगा, तैरने लगेगा ना। ये क्यों तैरने लगेगा, क्योंकि इसके ऊपरी सतह पर क्या लग रहा है, नीचे से ऊपरी सतह, ये गुरुत्वाकर्षण का काम क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, हर वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर कोई पूछे क्या इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है, लेकिन इसके ऊपरी सतह पर क्या लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो उसकी ऊपरी सतह पर जो बल लग रहा है, बल लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल, एक तरीके का बल लगता है। ठीक है, तो समझ गए ना, तो उत्प्लावन बल क्या होता है, और इसी गुण को हम लोग क्या कह देंगे, इसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्लावकता कहेंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो ये उत्प्लावन बल हो गया। अब ये उत्प्लावन बल में हमारा क्या कहेगा, इसमें देखो, ये इसका हमारा ये इसके जो है हमारे गुण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये किस पर, हाँ, उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक, समझ गए, उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो उत्प्लावन बल होता है ये किस पर निर्भर करेगा, उत्प्लावन बल जो है ये किस पर निर्भर करेगा, ये घनत्व के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, घनत्व पर भी निर्भर करेगा। अगर घनत्व को बढ़ाएंगे तो उत्प्लावन बल भी बढ़ेगा। समझ गए ना, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, और क्या होता है उत्प्लावन बल, ठीक है, समझ गए, जल में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर भी, किस पे, आयतन पर भी निर्भर होता है। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, 2 कारक हो गए उत्प्लावन बल के। समझ गए ना। तो देखो,
वस्तु अगर हम यदि किसी वस्तु का जो भार होगा उसके भार, यदि किसी वस्तु के भार का उत्प्लावन बल अगर हम लोग क्या करेंगे अधिक कर देंगे तो वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, डूबेगी कि उसमें नहीं डूबेगी, तो वस्तु क्या हो जाएगी हमारी, डूब जाएगी। उत्प्लावन बल का जो भार होगा, समझ गए, क्या करेंगे, उत्प्लावन बल का जो भार होगा उसको अगर हम अधिक कर देंगे, ठीक है, तो उसमें वो जो वस्तु होगी वो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अगर हम उत्प्लावन बल के भार को क्या कर दें, कम कर दें, तो वस्तु वो क्या हो जाएगी, तैरेगी। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ये बना के लिख सकते हो, यदि उत्प्लावन बल के भार को अधिक कर दे तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अगर उत्प्लावन बल का जो भार है, ठीक है, उसको अगर हम अधिक कर दें तो वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अगर इस पर हम भार ऐसे लगा दे, कसके दबा के, तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। समझ गए। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं, यदि हम क्या करें, उत्प्लावन बल के भार को कम कर दें, क्या कर दें, उत्प्लावन बल के भार को कम कर दें, तो हमारी जो वस्तु हो जाएगी, वस्तु वो क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है, वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा, अगर हम करें उत्प्लावन बल के भार को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो वस्तु बताओ डूबेगी कि तैरेगी। अगर भार को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वस्तु क्या करेगी, डूब जाएगी। अगर भार को कम करेंगे तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है, तो ये हमारा उत्प्लावन बल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे उत्प्लावन बल तो आपको समझ में आ गया। अब इसी के आधार पे हमको क्या पढ़ना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, उत्प्लावन बल का एग्जाम्पल जैसे किसी भी वस्तु को, जैसे कुछ भी है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है, बॉल है, ये पानी में डालो तो देखो तैरने लगता है कि नहीं, ये क्यों तैरने लगता है, ये उत्प्लावन बल के ही कारण तैरने लगता है। समझ गए ना, समझ गए। जैसे पानी वाला जहाज होता है, ये भी क्यों तैरने लगता है। लेकिन अब इसको सीखना है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो अब इसको हमको आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, ये यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा उत्प्लावन बल हो गया। समझ गए ना आप लोग। अब यहाँ पे हेडिंग क्या है हमारी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो उत्प्लावन बल हो गया। अब देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत समझने से पहले देखो, इसमें मान लेते हैं कि ये हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया। ठीक है, क्या किया हमने, एक बड़ा सा बर्तन ले लिया। ठीक है, ये एक बड़ा सा बर्तन है, समझ गए। और एक हमने क्या किया, एक यहाँ पे छोटा सा बर्तन ले लिया। समझ गए ना, एक बड़ा सा बर्तन है, एक छोटा सा बर्तन है। मान लेते हैं ये दो बर्तन है। ठीक है, और हमने क्या किया, छोटे वाले बर्तन में क्या कर दिया। ठीक है, देखो सबसे पहले ये आर्किमिडीज का सिद्धांत आया कहाँ से, समझो। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत आया कहाँ, एक आर्किमिडीज नाम का व्यक्ति ही था। ठीक है, हम लोगों के जैसे एक साधारण व्यक्ति था आर्किमिडीज नाम का। ठीक है, वो क्या कर रहा था, जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में गर्मी बहुत तेज चल रही। ठीक है, तो वो कहीं घूम घाम के मान लो आ रहा था, तो क्या हो रहा था वहाँ पे, तो उसको गर्मी बहुत तेज लग रही थी। उसने सोचा ये गर्मी, तो उसने क्या किया, वो एक मान लो कि तालाब वालाब या फिर कुछ भी था। ठीक है, तो उसमें तालाब में क्या किया, वो जाके वहाँ पे उसमें कूद गया। ठीक है, तो उसमें वो क्या करना, उसने नहाने लगा। तो 1 घंटे तक मान लो खूब नहाया। तब उसने ये देखा कि जब हम उस पानी में जा रहे हैं तो हमारा भार क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, पानी में जब जा रहे हैं तो हमारा भार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तब उसको फील आया, ठीक है, ये हमारा भार क्यों कम हो जा रहा है। तब उसने सोचा, ठीक है, तब उसी के आधार पे उसने क्या कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया, आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तब वो समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने बताया क्या था आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, ये तो हमारी कहानी हो गई, आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे कर दिए। ठीक है, अब देखो इसमें आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ये होता है, ये जैसे इसमें हमने मान लो पानी ले लें। ठीक है,
यहाँ पे मान लेते हैं कि पानी ले लिया, ये जो छोटा वाला बर्तन है इसमें क्या करो, गचगचा के एकदम पूरा फुल पानी भर दो, समझ गए, ऊपर तक आया समझ में। यहाँ तक हमने क्या किया, पानी भर दिया, समझ गए, एकदम गजगजा के। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये पानी भर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा मान लो यहाँ पे 5 किलो का है, कितना है, 5 kg का। एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, वो कितना है, 5 kg का या 10 kg का, जितना भी हो ले सकते हो आप। लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है, उस लकड़ी के टुकड़े को क्या किया, ये जो छोटा वाला बर्तन है इस वाले बर्तन में हमने इसको डाल दिया, ठीक है। इसमें जब बर्तन में डाला तो ये 5 kg के बजाय कितना हो गया, 3 kg का हो गया। और यहाँ से जब डाला तो इसमें पानी हमारा क्या था, ऊपर तक भरा हुआ था, तो इसमें से जितना ये बर्तन गया ये पानी बाहर निकल आया, ठीक है। तो ये पानी इधर बाहर निकल आया, समझ गए ना। तो ये यहाँ पे पानी बाहर निकल आया। तो अब उन्होंने क्या देखा, आर्किमिडीज ने ये देखा कि ये हमारा पानी बाहर निकल आया है, तो अब यहाँ पे इसका भार क्या हो गया, कम हो गया ना। तो अब भार जब कम हो गया तो इसने देखा, अच्छा उसने क्या किया, यहाँ से मान लो इसमें से पानी निकाल के उसको नापा, तो देखा कि ये जो जितना इसका भार कितना कम हुआ, 2 किलो का, 2 kg का। तो उसने दूसरे वाले बर्तन का जब पानी निकाला तो वो उसका भार कितना भी था, 2 kg का। तो मतलब कि इसका जो भार था वो कितना था, 2 kg का। मतलब जितना वो वस्तु में उस पानी में डूब जाएगा, उसका जो मतलब डूबा गया भार और निकाला गया भार, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये देखो 2 kg का भी है, ये भी 2 kg का है, समझ गए ना। तो ये हमारा क्या था, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो उन्होंने क्या बताया, जब किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसका जो भार होता है, जब किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, द्रव में डुबोते हैं, तो उसके भार में क्या होगी, कुछ कमी महसूस होगी, ठीक है। उसके भार में क्या होगी, कुछ कमी महसूस होती है। यह कमी उसके डूबे हुए भाग के द्वारा और निकाले गए भाग के बराबर होती है, ठीक है। भार के निकाले गए भार के बराबर होती है, समझ गए ना। इसी को, यही आर्किमिडीज के सिद्धांत ने बताया था। क्या बताया, जब हम किसी वस्तु को क्या करेंगे, किसी द्रव में डुबोएंगे, तो द्रव में डुबोने पर क्या होगी, उस वस्तु में क्या होगी, कुछ कमी महसूस होगी, ठीक है। तो कमी महसूस होगी, तो डुबोया गया जो भार होगा और जो निकाला गया भार होगा, ठीक है, उन दोनों का भार जो क्या होगा, आपस में बराबर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। समझ गए ना आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। तो अगर इसकी डिफिनेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए, देखो ये भी 2 किलो का, ये भी 2 किलो का था, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर ही तो निकले, समझ गए। देखो इसमें ये लिखोगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है, ठीक है, तब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है, तो उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है, ठीक है, उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है। यह कमी उसके डूबे हुए भार तथा निकाले गए भार के बराबर होती है, ठीक है। यही क्या था, आर्किमिडीज का सिद्धांत। मतलब अभी बताए हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु को क्या करेंगे, द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है,
ठीक है। तो जब उसके भार में कुछ कमी होगी तो उसमें जब डुबोया गया जो भार होगा और जो निकलेगा जो पानी, ठीक है, उसका जो भार होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत था। तो इसमें ये लिख सकते हो, इधर पे, इधर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो डुबोया गया भार और बराबर निकला भार, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत तो हो गया, अब आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं, मतलब इसके उपयोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए अगली हेडिंग क्या बनाओगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत के उपयोग। यहीं पे कर देते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग कर लो या फिर उपयोग, अनुप्रयोग। ठीक है, देखो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग। इसमें पहला सिद्धांत क्या कर सकते हो, पहला सिद्धांत हमारा क्या होगा, जो हमारा दूध होता है ना, दूध की शुद्धता हम लोग किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से नापते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये जो लैक्टोमीटर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये किस पे कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखोगे, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो ये किस पे काम करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। और दूध की शुद्धता हम लोग किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से, तो पता ही होगा। ठीक है, समझ गए। और ये किस पे काम करता है अगर पूछ ले, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, ये समझ गए। अब देखो यहाँ पे इसी के बाद इसमें दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हो, जैसे जो पनडुब्बियाँ होती हैं ना, ठीक है, जहाज़ों और पनडुब्बियों की जो डिजाइन होती है, ठीक है, उसको भी हम लोग किसके, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। जहाज और पनडुब्बियों, जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइन आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, किस पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करेगी। समझ गए ना, इस पे कार्य करेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हो, जो हम लोग क्या करते हैं, द्रव का घनत्व नापते हैं ना, तो द्रव का घनत्व किस में नापते हैं, हाइग्रोमीटर द्वारा। ठीक है, किससे नापेंगे द्रव का घनत्व, हाइड्रोमीटर द्वारा। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, द्रव का घनत्व किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर के द्वारा। तो कभी कभी पूछ लेता है कि द्रव का घनत्व हम लोग किससे नापते हैं, तो द्रव का घनत्व हम लोग किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर द्वारा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोमीटर है ये किस पे काम करेगा, ये भी हमारा किस पे, आर्किमिडीज के, ये किस सिद्धांत पे काम करता है हमारा, आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही काम करेगा। समझ गए ना, हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो पूछ लेता है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए इसके आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग। ठीक है, तो अगर पूछ लेगा कि दूध की जो शुद्धता होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, उसको नापते तो हम लैक्टोमीटर द्वारा है। जो ये लैक्टोमीटर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, और जो जहाज और पनडुब्बियाँ होती हैं उसकी जो डिजाइन की जाती है ये किस सिद्धांत पर किया जाता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही किया जाता है। ठीक है, और आर्किमिडीज द्रव का जो घनत्व होता है, ठीक है, उसको हम लोग किस में नापते हैं, उसको नापते हैं हाइड्रोमीटर के द्वारा। वो किस पे काम करता है हमारा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आर्किमिडीज का सिद्धांत था। ठीक है, उत्प्लावन बल पढ़ लिया हमने। ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसकी परिभाषा भी बता दी। ठीक है, इसके अनुप्रयोग भी बता दिए। ठीक है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर था। ठीक है,
और उस दिन हम अब बता रहे थे इसमें दाब के बारे में, ठीक है। तो दाब के बारे में हमारा थोड़ा सा बच गया था इसमें, तो थोड़ा दाब के बारे में देख लेते हैं इसी वीडियो के बाद, ठीक है। तो दाब के बारे में हमने बताया था, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है ये तो बता दिया था, लेकिन यहाँ पे मात्रक क्या होता है ये तो बता दिया था। दाब का मात्रक हमारा क्या होता है, दाब बराबर क्या निकला था, जो दाब बराबर निकला था बल बटे क्षेत्रफल निकला था कि नहीं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दाब तो ये हो गया दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, हमारा वैज्ञानिक नाम था ब्लैस पास्कल, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम था ब्लैस पास्कल। ब्लैस पास्कल नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, दाब का जो मात्रक था उसको क्या किया इन्होंने, 1 पास्कल इजकल टू क्या कर दिया, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के, मतलब इसको क्या कर दिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर कर दिया। तो इसीलिए दाब का मात्रक भी इसीलिए क्या हो जाता है, इस समय अगर पूछ ले कभी कभी इसका मात्रक ये भी दे देता है, तो दाब का मात्रक हमारा क्या होता है, पास्कल, ठीक है। तो उसमें उस दिन हम पढ़ा रहे थे, तो यहाँ तक हमारा ये छूट गया था, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो लगभग ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी हमने बता दिए, ठीक है। तो अब ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 11 नंबर चैप्टर है, ठीक है। लेसन 11 वो क्या है, कार्य तथा ऊर्जा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ये 2 चैप्टर हमारे क्लियर हो जाएंगे फिर हम चालू करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इसी वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये चैप्टर भी हो गया। और आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट भी करके बताना है कि वीडियो कैसी बनी हुई है, ठीक है। और शेयर भी करना है, ठीक है। और जो अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।